मनहूस 50 साल की उम्र में सुधीर बाबू के जीवन में कल जैसी घटना कभी नहीं घटी थी। घटना भी ऐसी वैसी नहीं, सीधा मौत से साक्षात्कार, जीवन से मुठभेड़। रोज की तरह उस दिन भी वह अपनी दो लगेर गायों को खेत की बगल की टुकड़ी में चरा रहे थे। 4 साढ़े 4 की भोर थी। तभी बहू का घबराया हुआ फोन आया। सुधीर बाबू एकदम से चौंक उठे। इतनी भोर बहू का फोन? उन्हें पता था छोटी पोती सप्ताह दिन से बीमार थी। शहर के एक बड़े डॉक्टर से वही उसका इलाज चल रहा था, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसे कहीं कुछ शुभ शुभ शुभ। ये माते महामाए, पोती की रक्षा करना। प्रार्थना की मुद्रा में सुधीर बाबू के दोनों हाथ ऊपर उठ गए थे। धड़कते दिल से सुधीर बाबू ने फोन रिसीव किया। हेलो, बोलो बहू, छोटी ठीक है ना? बाबूजी लगा रो रही है। हाँ हाँ, बोलो बहू, मैं सुन रहा हूँ। बाबूजी, छोटी ठीक नहीं है। 3 दिनों से वह दूध भी नहीं पी रही है, सिर्फ मुलुर मुलुर देखती रहती है। बाबूजी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उसके पापा को काम से छुट्टी नहीं मिल रही है। आप आ जाइए। बाबूजी, घबराओ नहीं बहू, हमारी छोटी को कुछ नहीं होगा। महामाए उसकी रक्षा करेगी। वह फिर हंसेगी, फिर किलकारी करेगी। हे माँ, हमारी पोती की रक्षा करना। बहू, मैं आ रहा हूँ, घबराना नहीं। उसे डॉक्टर झा के पास ले आऊंगा। वह बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो दोनों ही कॉलोनी की बीमारी थे, मनहूस और पनौती भी। उस शाम सुधीर बाबू गुस्से से फनफना उठे थे। एक बंद क्वार्टर की ताले तोड़ चोरी करता था, कॉलोनी की महिलाओं पर बुरी नजर रखता था। दुनिया में ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो वह नहीं करता था। नाम था मुरारी। नाम में ही बड़का मने बीमारी, और दूसरा गाड़ियों का चोर था शंकर गोप, पूरा का पूरा धोगला। दोनों छठे बदमाश और एक नंबर के कमीने थे। इन दोनों से कॉलोनी के लोग खास परेशान थे। दोनों पर सिटी थाने में कई मामले दर्ज थे। बोलते बोलते सुधीर बाबू अचानक से रुक गए थे। देखा, सामने से मंदिर का पुजारी धीरज पांडे आ रहा था। इसे जब भी देखता हूँ, बाबूजी की कही बात याद आती है। सूत बेदवों से सदैव दूर रहना। तब से मैं इनसे दूर ही रहता हूँ, उसने कहा था। खैर, उस दिन फोन पर बहू से बात होने के बाद ही सुधीर बाबू ने गायों को घर की ओर दौड़ा दिया था और खुद उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े थे। घर पहुंचकर पहले उसने एक गाय से दूध निकाला, दूसरे का बछड़ा खोल दिया पीने के लिए। मुंह तो सोकर उठकर ही धोने की आदत थी उनकी। कपड़े पहने और बिना कुछ खाए पिए घर से निकल पड़े। जाते जाते पत्नी से कहा, छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, वही जा रहा हूँ। हर दिन भोर की उनकी जॉगिंग का ही यह मामला था, या फिर पोती की बीमारी की चिंता, जो उस उम्र में भी वो 3 तल्ले की सीढ़ियां दौड़ते हुए चढ़ गए और हाफे तक नहीं थे। पहले उसने पोती का हाल समाचार लिया, फिर बोले, जल्दी से तैयार हो जाओ, छोटी को लेकर हमें डॉक्टर झा के पास जाना है। बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है झा, क्षेत्र में बड़ा नाम है उनका। कही बात फिर कही थी उसने। तभी पानी लेकर आई बड़ी पोती के सिर पर हाथ रखा उसने, और उसके हाथ से गिलास लेकर पानी गटागट पी गया। और टेबल पर रखी गाड़ी भी चाबी लेकर नीचे उतर आए। तब तक गाड़ी घुमा लूं, यही सोच नीचे उतरे थे वो। गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा, वो दोनों मनहूस बीमारी पहले से वहां खड़े थे। बीमारी या बिहारी? अरे नहीं, वो दोनों बीमारी ही थे। कहो तो हमारे और पूरे कॉलोनी सोसाइटी के कैंसर थे दोनों। बोलते बोलते उस दिन उनका मूड एकदम से बिगड़ गया और कुनैन की गोली खाए जैसा मुंह हो गया था। सांस रुकने के पहले जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए। संघर्ष ही आदमी की पहचान होती है। कितना ही बड़ा हादसा क्यों न हो, जीवन में निराशा कभी आने नहीं चाहिए। कहते हैं, अगर हौसला जिंदा हो तो आदमी को उठ खड़ा होने में देर नहीं लगती। यह अक्सर लोगों को मशवरा देते थे। वही सुधीर बाबू ने बंद आंखें खोली और गाड़ी के भीतर अगल बगल निहारा देखा। फिर एक गहरी सांस ली और खुद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने एक नजर गाड़ी के आगे की ओर देखा। दीवार अपनी जगह सही सलामत खड़ी थी। फिर उसने गाड़ी के बाहर झांका। अगल बगल आश्चर्यचकित लोग खड़े थे। अब उसने खुद को टटोल कर देखा तो पता चला, शरीर साबुत बचा हुआ है, हाथ पैर सलामत बचे हुए हैं, जीवन बाकी है।
गेट खोल गाड़ी के बाहर आ गए। आंखों में बीमार पोती का चेहरा घूम गया। गाड़ी को उसी हाल में छोड़ वह दौड़ते हुए पुनः सीढ़ियां चढ़ने लगे। घबराई बहू बेटे को फोन पर कह रही थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सामने की दीवार से जोर की टक्कर हुई है। कैसे हुआ यह? पता नहीं, यह सब कैसे हो गया? बाबूजी कहाँ है? वो कैसे हैं? उन्हें चोट तो नहीं लगी है? बेटी से कहीं ज्यादा बाप को लेकर बेटा चिंतित हो उठा था। बहू, गाड़ी ठुक गई, छोटी के पापा से कह दो मैं ठीक हूँ। ऊपर आते ही सुधीर बाबू ने कहा। उसने बेटी की बात सुन ली थी। बाबूजी ठीक है? ठीक है, जल्दी से ऑटो मंगा लो। सेक्टर 4 के डॉक्टर मुखर्जी के पास छोटी को फौरन ले जाओ। वो अभी अपनी क्लिनिक में बैठे हुए हैं, नंबर लगवा दिया है। शाम को मैं पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर मुखर्जी बीजीएच अस्पताल के रिटायर्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। बीमार बच्चों की उनकी चमत्कारी इलाज देख दवा दुकानों में उनकी चर्चा शुरू हो गई थी। बच्ची को निमोनिया हो गया है, पर चिंता कोई कोई बात नहीं है। सुई लगवा दी है, शाम तक बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी ने सुधीर बाबू से कहा था, 3 सुई और पड़ेगी, डेली एक, बाकी दवा टाइम टाइम पर देते रहना है। सुधीर बाबू ने राहत की सांस ली। अपनी और गाड़ी की चोट वो भूल चुके थे। बाहर निकल उसने अपनी इष्ट देवी को याद किया। आभार महामाए, आपने विनती सुन ली हमारी। इसी के साथ दवा की पर्ची लिए सुधीर बाबू सड़क पार मेडिसिन दुकान की ओर बढ़ गए थे। सप्ताह दिन बाद फिर सुधीर बाबू से मुलाकात हुई। वह अपने घर के बाहर अकेले बैठे हुए थे। उनकी पोती बिल्कुल अच्छी हो चुकी थी। फिर से वह हंसने खेलने लगी थी। पर अब की सुधीर बाबू मुझे गुमसुम सा दिखे। लगा बीमार है। पूछा तो बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट, पर भी कुछ बोलने से मना करते रहे। उस घटना से जैसे उनका मन अधस गया था, ऐसा मेरा मानना था। बेटे के बार बार कहने पर एक दिन केवल इतना ही कहा, उस गाड़ी को बेच दो बेटे, अब मैं उसमें कभी नहीं बैठूंगा। बेटा बाप की बात समझ नहीं पाया। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि गाड़ी ड्राइव करने में उसके बाप से कोई भूल हुई है। इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई तो वजह रही होगी। गियर, क्लच, एस्केलेटर या फिर ब्रेक में किसी तरह की गफलत, कोई चूक। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं जिद कर उसी के बगल में बैठ गया था। मुझे आया देख मुस्कुराती माँ चाय बनाने लगी थी। ओ ना नुकुर करते रहे। मैं भी जिद पर बैठा रहा। मुस्कुराती माँ चाय लेकर आ गई, तब भी उन्होंने मुंह बंद रखा। सहसा मैं उठ खड़ा हो गया। बोला, बहू चाय ले जाओ। अब मैं इस घर की चाय पानी कभी नहीं पीऊंगा। इस घर में कोई मेरी अहमियत नहीं है। जाता हूँ। यह मनमोहन सिंह बने रहे। बैठो, उन्होंने हाथ पकड़कर कहा और एक पल के लिए खामोश ऊपर देखने लगे। बोले तो आवाज में बारूद भरा हुआ था। वे दोनों साले मनहूस बीमारी पहले से गाड़ी के पास खड़े थे। हमने एक नजर उन दोनों पर डाली और गाड़ी का दरवाजा खोल अंदर जा बैठा। शीशा उतारा तो एक वो हरामी का जना जिसका नाम मुरारी था, उसने जिराफ की भांति अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाया और कहा, आप गाड़ी को बेचेंगे? मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने फिर अपनी बात दोहराई, आप इस गाड़ी को बेचेंगे? अरे नहीं भाई, यह हमारी फैमिली गाड़ी है, कहा और शीशा चढ़ा दिया। उसने पुनः दरवाजे पर नॉक किया। झुंझलाकर मैंने गेट खोला। पूछा, क्या है, गाड़ी बेचेंगे? बहुत अच्छी कंडीशन में है, अच्छा दाम मिलेगा। मैंने कहा ना, यह फैमिली गाड़ी है। आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? आती है, पर मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मेरा फायदा नुकसान की बात अब आप मुझे समझाएंगे? मैं एक बरागी झुंझला उठा। जाओ भाई, कोई दूसरा काम देखो। इस पर उसकी बहू बीच में ही बोल पड़ी, वह बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है बाबूजी। महीना दिन पहले नीचे वाले रामजी चाचा को स्कूटर से निकलते वक्त टोक दिया। क्यों बूढ़े चाचा जी, इस बूढ़ी स्कूटर को कहीं ढकल क्यों नहीं देते? बेचारे चाचा को गोल चक्कर के पास एक ऑटो वाले ने ठोक दिया। महीना दिन से रामजी चाचा बिस्तर पर पड़े हुए हैं और स्कूटर कबाड़ी वाले ले गए। हाँ, उतना कहने के बावजूद भी वह गया नहीं था। डीठ बन खड़ा रहा। डीठ बन खड़ा ही नहीं रहा, फिर बोला,
आप एक बार फिर सोच लीजिए, अच्छा दाम दिला दूंगा। अरे अजीब थेरथरी है, अपना ही बोले जा रहा है। गुस्से से मैंने उसकी ओर देखा और गाड़ी मैंने गियर में डाल दी थी। फिर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। गाड़ी दीवार से टकरा चुकी थी और मेरा पैर ब्रेक पर था। समझ नहीं आया यह सब कैसे हुआ। गाड़ी उसी हालत में घुमा लाकर जब मैंने खड़ी की और गुस्से से बाहर निकला, इतने में वे दोनों कमीने वहां से गायब हो चुके थे।